नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा जो वीडियो है अक्टूबर 2020 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का भाग 2 है, जिसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया है, उसको ज़रूर से आप पढ़िएगा। मैं इसलिए आपको इसमें बल दे करके कह रही हूँ क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही डीप में जा कर के जो बिटवीन द लाइन्स करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको पढ़ाए हैं। मैगज़ीन तो आप खुद भी रीड करते हैं, लेकिन जो फोकस जहाँ देना होता है, जिन बातों को हमको नोट डाउन करना होता है, वो शायद आप कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। तो वो मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया। मैंने मैपिंग सेक्शन बताया है, जो आपके मध्य पूर्व के जो राज्य हैं, जो देश हैं, उनके बारे में मैंने मैपिंग सेक्शन में अच्छे से बताया है। तो उसको आप ज़रूर से पढ़िएगा, और वो वाला भाग जो है इम्पॉर्टेंट भी है आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप पटवारी कांस्टेबल और अभी जो आरएएस की सुन रहे हैं, भर्ती आने में है, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीएससी लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये मैगज़ीन आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो करंट अफेयर्स जो ये लोग सेलेक्ट करके देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको मैगज़ीन को आपको मिस नहीं करना है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आप ये मैगज़ीन डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर आरएएस, वहाँ जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो आपका फर्स्ट पार्ट है इस क्रोनोलॉजी का, वो भी आप लिंक में जा कर के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम पे भी इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी खबर है वो है बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। पहले मैं ये बता दूं कि इसका जो चुनाव है, संसद के चुनाव और राज्यों के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभाओं के चुनाव, उसके अलावा आपके राष्ट्रपति के चुनाव और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव और प्राइम मिनिस्टर, ये जो चुनाव है, ये सारे चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दिया गया है संविधान के, यानी कि ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। और अगर आप पंचायती राज चुनाव और म्यूनिसिपैलिटी के चुनावों की बातें करेंगे तो ये वाले जो चुनाव है ये हमारे राज्य के निर्वाचन आयोगों के द्वारा जो है इनको कंडक्ट करवाया जाता है। तो हो सकता है आपसे जो है प्रीलिम्स में या कोई भी आपके जो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अब हम आगे न्यूज़ पढ़ते हैं। तो देखिए, बिहार के अंदर अभी हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। और बिहार में कितने सदस्यीय? 243 सदस्यीय जो है विधानसभा की सीटें हैं, और इसमें 3 चरणों के अंदर जो है चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आप जानते हैं कि जो विधानसभा चुनाव है या जो विधानसभा है बिहार की, अभी उसको जो है 20 नवंबर को जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो उससे पहले हमको चुनाव कराने आवश्यक होते हैं। एक विधानसभा जो होती है उसकी लाइफ होती है 5 साल की, और उससे पहले जब वो ख़त्म होता है उससे पहले पहले हमको चुनाव कराने ज़रूरी हो जाते हैं। और जो विधानसभा होती है उनकी जो टर्म होता है उसको एक्सटेंड भी किया जाता है अंडर द इमरजेंसी सिचुएशंस। नेक्स्ट आप देखिए, हमारे यहाँ पर जो सरकार है बिहार में वो है नीतीश कुमार जी की। 2015 में जब इन्होंने चुनाव जीता था तब इनकी पार्टी तो है जदयू, इन्होंने राजद जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उनके साथ में मिलकर के इन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन बाद में इनका गठबंधन टूट गया और इन्होंने भाजपा के साथ में जो है मिलकर के सरकार बनाई थी। अब देखना है किसकी सरकार बनती है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था कानून संशोधन विधेयक। तो देखिए, कानून तो पहले से था, अब इसके अंदर जो है संशोधन किया गया है 2020 के अंदर। तो आपके जो ट्रिपल आईआईटीज़ जो हैं उनके अंदर संशोधन किया गया। अब संशोधन में क्या कहा गया है वो हमको देखना है। तो देखिए, ये वाला जो संशोधन आया है ये किन 2 विधेयकों में, जो ऑलरेडी विधेयक है उनमें क्या क्या में परिवर्तन करेगा। तो देखिए, पहला तो है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून अधिनियम 2014 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सार्वजनिक निजी भागीदारी अधिनियम 2017। इन दोनों के प्रावधानों में ये जो है परिवर्तन करेगा। और देखिए, अमेंडमेंट का जो इसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन का जो मुख्य कारण है वो यही है कि कुछ जो ट्रिपल आईआईटीज़ हैं उनको हम राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दें, ताकि वो बीटेक और एमटेक की डिग्रीज प्रोवाइड करा सकें। और राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने के लिए उनको ये लोग जो है पीपीपी मोड पर लेकर के आएंगे। पीपीपी मोड का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये इसका मूल जो है मकसद है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये विधेयक जो है सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला भागलपुर बिहार में है, रायचूर स्थित जो 5 ट्रिपल आईआईटीज़ हैं उनको सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित कर देगा। और घोषित करने से ये जो संस्थान है ये बीटेक और एमटेक या पीएचडी की डिग्री जारी करने का जो है अधिकार प्राप्त कर लेगा। ये संस्थान अपनी डिग्रीज दे पाएंगे। तो सूचना और प्रौद्योगिकी में जो है अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो है ये कार्य किया गया है। और नेक्स्ट जो है
तो ये जो प्लान था गवर्नमेंट का वो ये था कि 20 जो ट्रिपल आईआईटीज़ है उनको हम जो है ऐसे राष्ट्रीय महत्व का और जो है पीपीपी मोड में हम लेकर के आएंगे। तो उसमें 15 को तो ये पहले ही ला चुके हैं और 5 को लाने की अभी भी योजना चल रही है। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग नियमन। नियमन ही क्या होता है? रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2020, यानी कि पहले से कोई विधेयक होगा उसके अंदर जो है इन्होंने जो है संशोधन किया है। अभी विधेयक लेकर के आए हैं, बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2020 संसद में जो है इन्होंने पारित कर दिया है। संसद में पारित होने का क्या अर्थ है? लोकसभा में पारित हो चुका है, राज्यसभा में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी भी उसको मिल चुकी है। तो पहले से जो हमारे यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन के लिए विधेयक है वो कौन सा है? तो यह विधेयक जो है आप देखिए इसमें बैंकिंग नियम संशोधन अध्यादेश जो है ये हमारे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 जो ऑलरेडी एक विधेयक है उसकी 3 धाराओं के अंदर जो है ये संशोधन का प्रस्ताव करता है। धारा 3, 45 और 56। इसका मेन मकसद ये है कि भाई जो आपके जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको उनके जो नियम है उनमें रेगुलेशन लेकर के आना। ठीक है, जब भाई जो ऋण ये लोग लेते हैं या फिर ऋण के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या लोगों को जो लोन्स देते हैं उनका रेगुलेशन बेसिकली करना, ये इसकी पावर किसके हाथ में आ जाए? आरबीआई के हाथ में आ जाए और आरबीआई इनको रेगुलेट कर पाए, इसीलिए इसमें जो है भी संशोधन किया गया। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम दे रखा है और उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी आदेश सुनाया है अपना। तो ये लोन मोरेटोरियम क्या है कि भाई जो ये बैंक्स है ये अपना जो ऋण है उसमें इनको और थोड़ी सी जो है मोहलत मिल जाए चुकाने के लिए, तो ये उससे संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस विधेयक के तहत जो रिजर्व बैंक है को ऋण ऋण स्थगन का मतलब होता है मोरेटोरियम, थोड़े समय के लिए उसको स्थगित कर देना के बिना पुनर्गठन या एकीकरण की योजना शुरू करने की जो है अनुमति दी गई है। ठीक है, और ये क्या करेगा कि इस विधेयक से भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के पुनर्गठन या विलय की योजना बना सकेगा और जमाकर्ताओं के हितों में सभी प्रबंधन की व्यवस्था भी कर पाएगा। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक अपने पास में रिजर्व बैंक को पावर देने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। ठीक है, और ये जो विधेयक है ये आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पर लागू नहीं होगा और जो सहकारी समितियां अपने नाम के साथ बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं करती और चेकों का समाशोधन नहीं करती है उन्हें इस विधेयक से बाहर रखा गया है। सो ये हो गया आपका आर्टिकल। नेक्स्ट है आपका देश का पहला चिकित्सीय उपकरण पार्क केरल में स्थापित करने की योजना। तो ये जो चिकित्सीय पार्क है जिसको हम कह रहे हैं मेडिस पार्क, ठीक है, ये जो है केरला के अंदर बनेगा। इसमें होगा क्या कि ये जो उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरण होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन पे ये फोकस करेगा। और ये जो आपका पार्क है ये तिरुवनंतपुरम में जो है इसको जो है ओपन किया जा रहा है, वहाँ इसको स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला जो है उसको उपलब्ध कराना। जो भी टूल्स होते हैं जो कि हाई क्वालिटी टूल्स होते हैं उनका प्रॉपर वहाँ पर रिसर्च होगा और उनके ऊपर जो है उनको सर्टिफाइड भी किया जाएगा। यहाँ प्रॉपरली उनको जो है मैनेज किया जाएगा। टूल्स को, जो मेडिकल टूल्स होते हैं उनको जो है जो हाईली सोफिस्टिकेटेड जो होते हैं ना टूल्स, उनको जो है यहाँ पर स्टोर भी किया जाएगा और उनके ऊपर यहाँ पर रिसर्च भी होगी। तो उसके लिए इस पार्क को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। तो देखिए अब ये है क्या, तो ये लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको हम ATGM कहते हैं। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया गया है और ये जो है अहमदनगर में KK रेंज आर्म्ड कॉर्प्स एंड स्कूल्स में MBT अर्जुन टैंक से जो है इसका परीक्षण जो है वो किया गया है। अब ये जो मिसाइल है ये आपका जो ATGM है ने 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक अपना निशाना बनाया है। अब ये जो है लेज़र गाइडेड ATGM डेजिग्नेशन की सहायता से अपने निर्धारित लक्ष्य पर जाकर सटीकता से हमला करना जो है सुनिश्चित करती है। उसके अलावा इसमें कुछ इतनी विशेष चीज़ें हैं नहीं जो हमें जाननी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी आपको कोई योजना सरकारी हो, गैर सरकारी हो या फिर केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उन योजनाओं पे आप विशेष फोकस करें। कोई पोर्टल लॉन्च होता है तो उस पर भी आप विशेष फोकस करें, वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं। अगर आप RS और IS की बात करें तो वहाँ तो विशेष इन पे फोकस रहता है और बाकी स्टेट एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें क्या स्टेट लेवल के ज़्यादा जो योजनाएं होती हैं उन पे फोकस रहता है। तो आप इनको अच्छे से हमको जो है इसको पढ़ना है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इसमें क्या है,
तो इस योजना में आप देखिए कि इसको डिजिटली अभी लॉन्च किया गया है और 10 सितंबर को जो है 2020 को इसको डिजिटली जो है प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। इसके अंदर जो मत्स्य से सब आप समझते हैं मछली उत्पादन पर हमारा मेन जो है फोकस रहेगा। और यहाँ पर ही इन्होंने ये जो आपका मत्स्य संपदा योजना है, इसी के साथ इन्होंने ई गोपाल एप्लीकेशन जो है उसको भी जो है जारी किया है। अब इस योजना के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। टाइम पीरियड आप याद रखिएगा कि ये बोलता है कि 2020-21 और 2024-25 के बीच जो है इसको हम लागू करेंगे। और इसमें हमको 2024-25 तक हमारा लक्ष्य है कि 70 लाख टन तक हम जो है हमारा मछली उत्पादन बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है। 2024-25 तक मछली का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, उससे हमारी जो होने वाली आय है उसको जो है हम 1 करोड़ तक जो है हम करने का 1 लाख करोड़ तक हमारा करने का जो है पहुंचाने का जो है हमारा लक्ष्य है। मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को जो है हमको दुगना करना है और पैदावार के बाद की जो नुकसान है उसको 20-25% से घटाकर 10% जो है वो करना है। मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में यानी एलाइड जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसमें हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 55 लाख रोजगार जो है वो सृजित करने हैं। तो ये इसकी मुख्य बातें हैं। आपसे एग्जाम में ऐसे ही स्टेटमेंट देख करके पूछा जाएगा, आपसे टाइम पूछ लिया जाएगा इसको जो है ये किससे संबंधित है, कब से कब तक करेंगे और कितना हमारा लक्ष्य है मछली उत्पादन का। तो ये ऐसे स्टेटमेंट लिखे हुए आएंगे, फिर आपको उनमें छांटने होंगे, पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही। तो इस तरीके से इसका आएगा। ये जो नेक्स्ट है ई गोपाला ऐप, इसमें क्या किया गया है कि जो नस्ल सुधार है उससे लेकर उसको चलते हुए इस पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। इसमें नस्ल सुधार के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, तो देखिए सीमन स्टेशंस बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित की गई अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त जो सीमन स्टेशन है उसका उद्घाटन किया है। फिर आप देखिए IVF लैब जो है उसका भी जो है यहाँ पर देश भर में कुल 30 ETT और IVF लैब स्थापित किए जाएंगे। कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है उसको करने के लिए भी जो है लैब्स जो है वो स्थापित की जाएंगी। तो ये इस पूरे इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट भी टिक कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। नेक्स्ट है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019। तो राज्य की जो स्टार्टअप रैंकिंग है ये राज्यों के अंदर जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए है, उनमें अच्छा एक इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी इस्टेब्लिश हो सके, उसके लिए ये रैंकिंग दी जाती है ताकि वो आपस में इम्प्रूवमेंट कर सके। आप जानते हैं कि स्टार्टअप्स को जो है सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है। 2015 में भी स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया योजना जो है वो लागू की गई थी ताकि जो है स्टार्टअप्स का जो है इकोसिस्टम है वो डेवलप हो सके। तो अभी इसके अंदर देखिए रैंकिंग के अंदर क्या है कि वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप परितंत्र के लिए समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के दूसरे संस्करण, ये इससे पहले भी एक संस्करण आ चुका है, दूसरे संस्करण के परिणाम जो है भी जारी किए हैं। तो इसमें बताएगा कि कौन पहला आया कौन दूसरा आया, वो भी देखेंगे अभी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा इस रैंकिंग का संचालन राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और मजबूत स्टार्टअप परितंत्र विकास करने के लिए किया जाता है। ये मैंने आपको बताया ही था। तो इस रैंकिंग को जो है आपका DPIIT जो है वो तैयार करता है, ये थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें जो मानदंड है वो कई सारे हैं, आप जानते हैं, जैसे सीड फंडिंग सहायता, उद्यम अनुदान सहायता, जागरूकता, आउटरीच, ये सारी चीज़ें जो है ये इसके मानक है, पैरामीटर्स है, इनके आधार पर रैंकिंग को निर्धारित किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर टोटल 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने जो है इसमें भाग लिया है। और इसमें हम देखेंगे कि श्रेणियाँ कौन कौन सी बनाई हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला, उत्तम प्रदर्शन करने वाला, अग्रणी, आकांक्षी या उभरता हुआ स्टार्टअप, इसके आधार पर रैंकिंग है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो तो है गुजरात का, उत्तम प्रदर्शन है कर्नाटक और केरल का, उसके बाद है अग्रणी जो है हमारे बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान का ध्यान रखेंगे कि हम अग्रणी में आते हैं। आकांक्षी जिनसे थोड़ी उम्मीदें हैं वो है हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उभरते हुए स्टार्टअप के अंदर आपके आंध्र प्रदेश, असम वगैरह, दिल्ली वगैरह जो है वो इसमें आते हैं। श्रेणी वाई यानी कि इस समूह में असम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी संघ शासित जो है वो समूह है, श्रेणी वाई है। और जब भी हमने पीछे पढ़ा वो श्रेणी एक्स थी। सभी 7 सुधार क्षेत्रों में अग्रणी कौन कौन से हैं, तो देखिए संस्थागत अग्रणी कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान कहाँ पर है वो देखते हैं, हमारे लिए वो ज़्यादा काम का है। हम जो है परिणाम नवाचार में अग्रणी हैं, ठीक है, राजस्थान जो है इसमें अग्रणी है। जागरूकता और पहुंच में गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान, इसमें भी हमारा स्टेट आता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित। तो देखिए इससे होगा क्या, ये जो कोसी रेल महासेतु है तो आप जानते हैं कोसी नदी भी है, ये कहाँ पर है, बिहार के अंदर है, बिहार से बहती है मतलब। तो यहाँ पर जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसमें क्या है कि 12 रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ साथ में किया गया है। जो कोसी महासेतु परियोजना है ये 2003-4 की है, ठीक है, उस समय से है ये। इसमें क्या था कि 519 करोड़ के व्यय से मिथिला और कोसी को जोड़ने वाली इस रेल महासेतु से उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और इससे सुपौल, सहरसा और अरनिया के लोग, ये कहाँ हैं, बिहार के ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको भी जो है लाभान्वित वो लोग होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया उनमें कियोल नदी पर एक नया रेल पुल, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं, 1 विद्युत लोकोमोटिव शेड और बाढ़ बख्तियारपुर के बीच तीसरी रेल लाइन परियोजना भी शामिल है। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यही वाली कोसी जो रेल प्रोजेक्ट है यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट। हालांकि ये देखिए इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नहीं है, फिर भी हम एक बार इसको जस्ट है इसका ग्लांस ही लेंगे। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है ये हमारे मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के अनुभवी एक राजेश पिलानिया जी हैं, उनके नेतृत्व में इसको जो है तैयार किया गया है। और जो टोटल हमारे राज्य हैं उनमें से 16,950 लोगों के से जो 6 प्रमुख पैरामीटर हैं उनके आधार पर जानकारी ली है। जानकारी मतलब होता है सैंपल सर्वे टाइप इन्होंने किया है, उसके आधार पर बता रहे हैं कि भाई कौन सा राज्य ज़्यादा खुश है, कौन सा कम खुश है। तो ये हालांकि ऐसे पैरामीटर्स ज़्यादा विश्वसनीय मेरे हिसाब से तो नहीं है। मेरे हिसाब से मतलब क्या ये है कि इतना भाई सैंपल सर्वे कभी भी जो है इतना विश्वसनीय नहीं होता है, क्योंकि हम सब एक एक व्यक्ति से तो पूछेंगे नहीं। तो अब देखिए पैरामीटर्स क्या क्या हैं। खुशहाली के पैरामीटर्स आप खुद जानते हैं कि रोजगार होना चाहिए, रोजगार मतलब कि आय वृद्धि होनी चाहिए, पारिवारिक संबंध, मित्रता संबंध अच्छे होने चाहिए, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक मुद्दे, धर्म आध्यात्म से जुड़ाव, खुशहाली पर कोविड-19 का क्या प्रभाव है, ये सारे पैरामीटर जनरल चीज़ें जो है ये इसके पैरामीटर्स हैं। ओवरऑल अगर देखें तो मिज़ोरम जो है इसमें शीर्ष स्थान पर है, बाकी के आपको याद करने की कोई विशेष इसमें आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमारे राजस्थान का नाम तो कहीं नहीं है, तो हमारे लिए तो वैसे भी कम ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं IMD स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय शहर फिसले। अब ये क्या है इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो IMD स्मार्ट सिटी रैंकिंग है इसको पढ़ना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे जितने भी शहर शामिल हुए थे 2019 में उनकी रैंकिंग में इस बार जो है गिरावट आ गई है। तो गिरावट के कारण क्या थे वो जानेंगे, इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है वो जानेंगे। तो सबसे पहले तो इस इंडेक्स को जारी किया है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा, SUTD यानी सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने, ठीक है। और इस जो ये IMD इंडेक्स है इसको हम स्मार्ट सिटी इंडेक्स भी बोल रहे हैं यहाँ पे, और इसको जारी करने वाले कौन है, IMD हैं और SUTD हैं, ठीक। इसके अंदर जो शहर शामिल किए गए हैं वो है 109 शहर, और इसमें प्रथम स्थान मिला है सिंगापुर को और अंतिम स्थान मिला है लागोस को। और हमारे भारतीय शहर कौन कौन से शामिल हुए थे, तो देखिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इन सब की ये रैंकिंग्स थी, और जो इस बार जो है काफ़ी पिछड़ गई हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स देखिए दोस्तों किस लिए काम की हैं, इनको क्यों पढ़ें। हो सकता है कि आपके जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स हैं उनमें नहीं पूछी जाए, लेकिन जब भी आप कुछ निबंध वगैरह लिखते हैं तो ये आर्टिकल्स जो है आपके वहाँ काम आ जाते हैं। यहाँ की जो चीज़ें हैं आप वहाँ ऐसी की ऐसी कोट कर देंगे तो आपके लिए वो काफ़ी लाभकर सिद्ध होगा। तो अब देखिए इसका शीर्षक क्या है, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, यानी भारत में छोटे बच्चों की स्थिति, ठीक है। रिपोर्ट को जारी करने वाला संगठन है आपका मोबाइल क्रैश आप जानते ही होते हैं, जो बच्चों को रखने के वाली जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है उसको क्रैश बोलते हैं। रिपोर्ट जारी करने की स्थिति 2020 है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केरला ने। अब देखिए उपराष्ट्रपति जी ने कहा है कि भारत में 6 वर्ष से कम उम्र के 15.9 करोड़ बच्चों में से 21% बच्चे अल्पपोषित हैं, ठीक है, माल न्यूट्रिशन है उनमें। 36% बच्चे कम वजन के हैं और 38% बच्चों में टीकाकरण नहीं हो सका है। ये तो हम भी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ा था उसको याद कीजिए, उसके अंदर भी हमने देखा था कि चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, इसके मतलब बौनापन और चाइल्ड वेस्टिंग, ये सारे सबसे ज़्यादा आंकड़े कहाँ हैं, भारत जैसे देशों के अंदर हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है आपके केरल, गोवा, त्रिपुरा आदि राज्यों ने। सबसे खराब प्रदर्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का।
इस रिपोर्ट में 2 प्रकार के इंडेक्स तैयार किए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मध्य स्वास्थ्य, पोषण और ज्ञान संबंधी विकास को मापते हैं। इसमें 8 राज्य हैं जिसके अंदर जिन्होंने औसत से भी कम अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें राजस्थान का भी स्थान है। यानी कि यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में राजस्थान का जो स्थान है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स, यानी कि जो उनको प्रभावित करने वाले जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स है उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। जैसे कि आप देखिए, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, शिक्षा में जो है सुधार, स्वच्छ जल की आपूर्ति, लिंग समानता का प्रचार, ये सब। तो इसमें इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सब ने जो है अच्छा स्थान इसमें प्राप्त किया है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इंडेक्स का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी ने इसको जारी किया है, तो थोड़े बहुत इसके आंकड़े जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है उनको राष्ट्र को समर्पित किया है। जिन परियोजनाओं को उन्होंने जो है राष्ट्र को समर्पित किया है उनमें है पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुरा बांका खंड, ठीक है, और पूर्वी चंपारण में बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले 2 संयंत्र जो है वो भी इसमें शामिल हैं। तो हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों संयंत्रों की स्थापना जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो की गई है। उज्ज्वला योजना आप जानते ही हैं, रसोई गैस जो हमको होता है वो प्रोवाइड करवाने के लिए जो योजना करी गई थी उसको उज्ज्वला योजना कहते हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर में बताया कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत 7 राज्यों को 3000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनों से जोड़ा जाएगा। पारादीप हल्दिया से जाने वाली लाइन को अब पटना मुजफ्फरपुर तक बढ़ाया जाएगा और कांडला से आने वाली पाइपलाइन को इससे जोड़ा जाएगा। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला जो है रखी गई है। तो ये जो है 14,258 करोड़ की लागत से बनने वाली राजमार्ग परियोजना है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको रखा गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर सेवा का शुभारंभ भी किया गया है। इस अवसर पर देश भर में की जाने वाली ऑप्टिकल फाइबर सेवा का शुभारंभ बिहार से किया है। इस कार्यक्रम के तहत देश के 6 लाख गाँवों को 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। इससे भारत के गाँव में इंटरनेट का उपयोग करने वाली शहरी संख्या से भी अधिक जो है वो हो जाएगी। आप जानते हैं कि हमने जो हमारी टेलीकॉम पॉलिसी थी उसमें भी हमने कहा है कि गाँव को जो है इंटरनेट से या ब्रॉडबैंड से कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसी दिशा में जो है ये कदम उठाया गया है। नमामि गंगे और अमृत योजना, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने से कुछ दिन पूर्व ही बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत जो है शहरी विकास से जुड़ी 541 करोड़ की लागत वाली 7 परियोजनाओं को जो है उनका उद्घाटन किया था और उनका शिलान्यास किया था। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी। अब ये है क्या, तो ये देखिए, ये रेल मंत्रालय के साथ में हरियाणा सरकार जो है मिलकर के इसको जो है स्थापित करेगी। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इस परियोजना के पूर्ण होने पर हरियाणा के पलवल, नूंह, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत जिले जो है लाभान्वित होंगे। एनसीआर के हरियाणा राज्य उपक्षेत्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक केंद्रों के विकास में सहायता मिलेगी और यह इस क्षेत्र से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट का मतलब होता है जो हम सामानों का जो परिवहन करते हैं इधर से उधर उनको पहुँचाते हैं, उस नेटवर्क तक सहज और उच्च गति की कनेक्टिविटी जो है ये प्रोजेक्ट उसको उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए भारत का ADB के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ADB के साथ में यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में यहाँ पर समझौता किया गया है। तो हम देखते हैं, यह एक अत्याधुनिक एवं हाई स्पीड 82 किलोमीटर लंबी दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर बनाने के लिए भारत और ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक ने $500 मिलियन के ऋण को हमको जो है समझौते दी है। हम लोन लेकर के इसको बनाएंगे। इससे होगा क्या, तो देखिए 82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह की जाएगी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन जो है इस पर दौड़ पाए और प्रत्येक 5-10 मिनट पर इसके फेरे होंगे। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां और उत्तर प्रदेश के मेरठ के मोदीपुरम से जो है इसको जोड़ेगा। ठीक है, तो आजकल सारी चीज़ें, ये जो रेलवे सिस्टम्स और ये ट्रांजिट सिस्टम ये क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हमारा जो समय है, आवागमन का जो समय है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट या फिर जो माल ढुलाई का जो समय है उसको हम कम कर सकें, पैसेंजर्स का जो समय है उसको रिड्यूस कर सकें आवागमन का। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ही ट्रांजिट कॉरिडोर्स, ये नौ परिवहन, रेलवे लाइन्स, ये वगैरह जो है इनको बिछाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, DRDO ने हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया।
तो जो DRDO है हमारा, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने जो है स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के माध्यम से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का जो है सफल परीक्षण अभी किया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल क्या है? तो ये देखिए, ये जो है पहली चीज़ तो ये कि इसको उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम वाला जो आप जानते हैं व्हीलर द्वीप पर, वहाँ से इसको लॉन्च किया है। ये भविष्य में न केवल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में उपयोग किया जाएगा, बल्कि इसकी सहायता से काफ़ी कम व्यय से सैटेलाइट लॉन्चिंग भी जो है की जा सकेगी। और अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद भारत जो है ऐसा चौथा देश है जिसने इस तकनीक का जो है इसको विकसित जो है वो किया है। इस हाइपरसोनिक क्रूज वाहन को एक ठोस रॉकेट मोटर का प्रयोग करके प्रक्षेपित किया गया है। इसकी गति ध्वनि की गति से जो है 6 गुना अधिक है। इससे यह 20 सेकंड में 32.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि से संबंधित 3 विधेयक जो है संसद में पारित किए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये विधेयक रहे हैं। किसान संगठन, FPOs जो होते हैं वो, और किसान खुद जो है सड़कों पर आकर के जो है इनका विरोध कर रहे हैं। तो इन तीनों के जो नाम है वो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको संयुक्त रूप से किसान बिल ही कह रहे हैं, लेकिन इनका जो एक्चुअल नाम है वो आपको ध्यान रखना है। पहला तो है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, किसानों सशक्तिकरण एवं संरक्षण का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इन 3 जो विधेयक हैं इनको जो है पारित किया गया है। और इसमें एक चीज़ तो ये भी कही गई है कि राज्यसभा से जिस प्रकार से इसको पारित किया गया, बिना जो है मतदान लिए या बिना सिर्फ जो है आपका जो ओरल जो वोटिंग होती है उसी के आधार पर जो है ध्वनि मत जिसको आप कहते हैं, ध्वनि मत के आधार पर इसको पारित कर दिया गया था। तो इस पर भी ये लोग कह रहे हैं कि इसको नॉन डेमोक्रेटिकली जो है पारित किया गया है। तो यहाँ पर भी इनका विरोध है, यानी आप देखेंगे तो संवैधानिक रूप से भी विरोध है और जिनके लिए बनाया गया वो भी इनका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा चक्कर जो है MSP को लेकर के है। ठीक है, जो MSP आप जानते हैं, मैंने पहले पुरानी क्रोनोलॉजीज पढ़ाई थी, वहाँ मैंने आपको पूरा MSP का फॉर्मूला भी बताया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है, क्योंकि एक तो देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकार के द्वारा दी जाती है और कुछ एक वस्तुओं पर ही ये जो है दी जाती है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स पर ही ये दी जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी जब मंडी पे कोई किसान जाता है तो MSP से नीचे की रेट उसको नहीं मिलेगी, यानी जो अपने किसान होते हैं उनका शोषण जो है वो नहीं होगा। तो अब देखिए इसमें हाँ, इसका देखिए किसान उपज एवं व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया, जिसमें किसान और व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों का या सम बाजारों से बाहर निपुण, पारदर्शी और बाधा रहित एक राज्य से दूसरे राज्य अपने राज्यों में व्यापार वाणिज्य तथा किसानों की उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार चैनलों के माध्यम से किसानों की उपज खरीदने व बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन सुविधा जो है उपलब्ध करवाएगा। इनके सशक्तिकरण, मतलब सारी बातें इसमें दे रखी है। और तीसरा वाला जो है आवश्यक वस्तु, जिसको हम कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसके द्वारा जो है सरकार ने मोटे अनाज, दाल, आलू और प्याज सहित कई फसलों को इसके दायरे से बाहर कर दिया है। इससे इन वस्तुओं का व्यापार मुक्त तरीके से किया जा सकेगा तथा किसानों की आय बढ़ाने के अवसर जो है उनको प्राप्त हो सकेंगे। हालांकि इन पर अभी जो है बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, आप जो डिबेट्स आते हैं उनको इसमें आप प्रेफर कर सकते हैं। साक्षरता दर के मामले में जो है केरल शीर्ष स्थान पर। NSO क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये जो है महत्वपूर्ण आंकड़े जैसे CSO के आंकड़े हैं, हमारे GDP के आंकड़े हैं, इस तरीके के आंकड़े जो हैं यहाँ से प्रोवाइड होते हैं। तो इनमें जो है सर्वेक्षण के अनुसार इन्होंने भी साक्षरता के मामले के अंदर इन्होंने कहा है कि केरला जो है वो 96.2% साक्षरता दर के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर देश में सबसे कम 66.4% है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए देश की साक्षरता दर 7 वर्ष व ऊपर के लोगों के मध्य, तो ग्रामीण और शहरी और ग्रामीण प्लस शहरी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये जो है देश के टॉप 5 साक्षर जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आसाम। और देश में सबसे कम साक्षर राज्य कौन कौन से हैं? इसमें हमारे राजस्थान का भी नाम है। 69.7% हमारे यहाँ साक्षरता दर है। नेक्स्ट आर्टिकल है जम्मू कश्मीर में डोगरी, हिंदी व कश्मीरी भी आधिकारिक भाषाएं यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को अभी जो है नया UT बनाया जाएगा, तो यूनियन टेरिटरी बनाने के साथ ही उसके अंदर जो है
कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रखा गया है, तो अभी इससे पहले तक जो है हमारे यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अब जो है हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को भी जो है आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है रखा जाएगा। अब देखिए जो आपका डोगरी व कश्मीरी भारत के किसी भी राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं थी, यद्यपि उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उन अनुसूचियों को मैं जब आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी तब पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के अंदर आप देखेंगे कि जो डोगरी है, कश्मीरी है, इन दोनों भाषाओं को वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है। मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के में उपयोगी ड्रोन का सफल परीक्षण जो है किया गया है। तो देखिए DRDO ने स्वदेश निर्मित यानी हमारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से जो हमने निर्मित किया है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी HEAT अभ्यास, ठीक है, इस अभ्यास का नाम ध्यान रखिएगा, ये जो है यही इसी को जो है हमने डेवलप किया है। इसका सफल परीक्षण जो है भी कर दिया गया है। ये जो अभ्यास है ये एक प्रकार का मानव रहित ड्रोन है जो हथियार प्रणालियों के अभ्यास के लिए वास्तविक खतरे जैसा परिदृश्य जो है आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है। इसको जो है DRDO के कौन सी विंग ने डेवलप किया है, तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसको डेवलप किया है। इसका उपयोग जो है अब विभिन्न मिसाइल सिस्टम के मूल्यांकन में साक्ष्य के तौर पर जो है कि वो किया जा सकेगा। नेक्स्ट है फोर्ब्स की सबसे अमीर अमेरिकियों की सूची में 7 भारतीय भी शामिल है। फोर्ब्स की सूची है, आप देख लीजिएगा, इसमें किस किस को जो है इन्होंने शामिल किया है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस जो हैं ये इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहे हैं। बड़े बनिए हैं ये। ठीक है। भारत जैसे देशों में भी हम जो है अमेज़ॉन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आपको पता ही है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट तो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ ही होते हैं। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट। देखते हैं नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट में क्या है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 संसद में पारित किया गया है। इस विधेयक में गांधीनगर में गुजरात फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और नई दिल्ली लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह संस्थान गुजरात में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत काम करेगा और विधेयक में गुजरात के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने की व्यवस्था भी की गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारत ने 118 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। जो PUBG है ये तो सभी जानते हैं, इसके साथ में 118 ऐप पर भी प्रतिबंध लगा है। अब इसके साथ में काम का क्या है, किस प्रावधान के तहत इनको बैन किया गया है, ये काम का है। तो यहाँ देखिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इन ऐप्स पर 2 सितंबर 2020 को प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, जितनी भी बातें हैं राष्ट्र से सुरक्षा से लेकर के उन सबको आघात पहुँचा रहे हैं। इसलिए IT एक्ट का 69A जो सेक्शन है उसके तहत जो है इनको प्रतिबंधित किया गया है। कौन कौन से ऐप है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। लूडो, वर्ल्ड लूडो सुपरस्टार, राइज ऑफ किंगडम, ये सारे जो हैं इन ऐप्स को ख़त्म कर दिया गया है। यह तीसरी बार है जब भारत ने चीन के ऐप को प्रतिबंधित किया है। इससे पहले भारत ने टिकटॉक, हेलो सहित 59 चीनी ऐप पर जून 2020 में और 47 चाइनीज़ ऐप को जुलाई 2020 में प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट देखिए गृह प्रवेश कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM आवास योजना के तहत, PM आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में 1.75 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम की घोषणा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से जो है उसकी की है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ जो है 2016 में किया गया था। इसके तहत जो लाभार्थी होते हैं उनको 100% अनुदान राशि के रूप में 1.20 लाख रुपए जो है वो दिए गए थे और यह राशि केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य 60 और 40% के रूप में साझा की गई थी। यानी 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 40% जो है राज्य की सरकारें देंगी। इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनको आवास बनाने में सुविधा होगी। दरभंगा में एम्स को मंजूरी। दरभंगा कहाँ पे है? बिहार में है। यहाँ पर एम्स की स्थापना की जाएगी और ये किसके तहत की जाएगी? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसको बनाया जाएगा। ब्रिटेन ने 15वीं शताब्दी की 3 मूर्तियाँ भारत को सौंपी। ये इतना काम का नहीं है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। मोदी जी ने किस राज्य में 14,000 करोड़ के 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला जो रखी है वो हम जानते हैं, अभी पढ़ा हमने, बिहार में। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में के महिला स्थिति पर आयोग का सदस्य सितंबर 2020 में चुना गया। भारत इस संस्थान का सदस्य कब तक बना रहेगा? तो 5 सालों के लिए, 2021 से 2025 तक के लिए है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो
बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट जो है जो जारी की गई थी, उसके अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर 1990 के 126 से घटकर 2019 में कितनी हो गई है? तो 34% जो है ये हो गई है। किस अभियान के तहत जो है के तहत आयुष मंत्रालय तथा महिला व बाल विकास मंत्रालय ने 20 सितंबर 2020 को जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है आपका पोषण अभियान के तहत। निम्न में से किन संस्थानों को अपग्रेड करके राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से संबंधित स्थापित करने से संबंधित बिल संसद में पारित किया गया है? तो आप जानते ही हैं, एक तो गुजरात फॉरेंसिक वाला था और अभी हमने पढ़ा लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक। इनको राष्ट्रीय महत्व के फॉरेंसिक लैब्स के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। कृषि से संबंधित कौन कौन से विधेयक पारित हुए हैं? तो आप जानते हैं, इसका नाम अभी पढ़ा है हमने। ऑप्टिकल फाइबर सेवाओं को देश के 6 लाख गांवों तक पहुंचाने के कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो बिहार से किया गया है। पर्यावरण मंत्री द्वारा जो है ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल के लिए अनुशंसित किया गया है। तो ये हालांकि हमने पढ़ा नहीं है, इसका आंसर है सी, यानी 8 को जो है किया गया है। ये ब्लू फ्लैग जो है ना, जो बीचेस होते हैं उनको दिया जाता है, जो क्लीन बीच होते हैं उनको दिया जाता है। ये क्या है? हाँ, जम्मू कश्मीर में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन 18 सितंबर को किया गया। यह सिस्टम राष्ट्रीय इन्फॉर्मेटिक्स NIC द्वारा तैयार किया गया। इसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड माइग्रेशन के तहत किया गया। इससे पहले प्रणाली देश के इन राज्यों में अपनाई जा चुकी है। तो इसमें हालांकि अभी हमने पढ़ा नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये तीनों ही इसमें स्टेटमेंट करेक्ट हैं। गुजरात सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत जो है कितने छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है? तो ये है 10,000। IMD की रिपोर्ट हमने देखी थी, इसमें भारतीय शहरों को प्राप्त रैंक में से कौन सी जो है सुगम नहीं है, आपको मेल करना है इसमें कि कौन सी मैच नहीं होती। तो हैदराबाद की 87वीं रैंक जो है ये मैच नहीं हो रही है, ये भी कम हो गई है। कौन से कथन जो है असत्य है? असत्य देख लीजिएगा कि कौन सा कथन असत्य है। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ असत्य कथन बता रही हूँ। भारत नेपाल तिब्बत से होकर बहने वाली कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये बंगाल का नहीं, बिहार का शोक इसको कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.75 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ से शुरू किया? तो मध्य प्रदेश से इन्होंने शुरू किया है। ये अभी हमने पढ़ा है। वर्ल्ड बैंक ने जो है मानव पूंजी सूचकांक जारी किया था। ये हमने इंटरनेशनल जब हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, उसमें मैंने बताया था कि 116वां स्थान जो है भारत को इसमें प्राप्त हुआ है। NSO ने जो है अभी जारी आंकड़े जो किए हैं उसके हिसाब से आपको जो है साक्षरता दर बतानी है कि भारत में कुल साक्षरता दर जो है वो कितनी है। तो हमने अभी देखा था, ये भारत में कुल साक्षरता दर 80% के करीब है। जो हमारे उपराष्ट्रपति है उन्होंने स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट अभी जारी की है और उसके अनुसार भारत में 6 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो अल्पपोषित हैं? तो ये आंकड़ा हमने पढ़ा था, ये 21% है। सो दोस्तों, आज हमारा जो है राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा हो चुका है और इसके बाद में जो है हम हमारा जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है उसको पूरा करेंगे, आर्थिक परिदृश्य को पढ़ेंगे। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको पढ़ सकें। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं वो इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।